Hi, welcome back. Good afternoon to everyone. आज मैं फिर से आप लोगों के लिए क्लास लेके आया हूँ। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स था और मैंने मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि मार्केट चैप्टर में कि फॉर्म ऑफ मार्केट मतलब ये कि मार्केट्स का टाइप्स कितना होता है, इस पे ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर चुका हूँ। उसके बाद मैंने परफेक्ट कंपटीशन क्या है, परफेक्ट कंपटीशन का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मैंने इन सारा टॉपिक पे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। आज मैं बताने का हूँ प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, मतलब कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में प्राइस का डिटर्मिनेशन कैसे होता है। ये है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का चैप्टर चल रहा है, मार्केट चैप्टर, और उस मार्केट चैप्टर के अंदर आपको चल रहा है प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, ये टॉपिक का नाम है प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। ठीक है, आप लोग देख पा रहे होंगे अच्छे ढंग से। तो देखिए, अब सबसे पहले मैं बता दूं कि प्राइस का जो डिटर्मिनेशन होती है परफेक्ट कंपटीशन में, जहाँ पे अब हम लोगों को लॉ ऑफ डिमांड और सप्लाई जहाँ पे इक्वल होती है, वहाँ पे हम लोग प्राइस का डिटर्मिनेशन करते हैं। लेकिन ये तो नॉर्मल भाषा में हो गया और एक लाइन है, तो एक लाइन से तो काम चलने को है नहीं। तो इसलिए देखिए, कुछ ऐसा इसमें सिद्धांत दिया गया है जो डिफरेंट जो इकोनॉमिस्ट है अपना अपना थॉट दिए हैं। तो इसमें देखिए, प्राइस को डिटर्मिनेशन करने के लिए 3 प्रकार का इसमें मेथड है, और वो तीनों क्या कहता है वो आपको सिद्धांत बताना पड़ेगा। ऐसे देखिए, एग्जामिनेशन में अगर आपसे पूछेगा कि प्राइस का डिटर्मिनेशन परफेक्ट कंपटीशन में कैसे की जाती है, तो पहले आप लिखेंगे कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के बारे में कुछ बता देंगे कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट वैसी मार्केट को कहा जाता है जहाँ पे बहुत सारे क्रेता और विक्रेताएँ होती है और वो मूल्य के लिए वो बार्गेनिंग करता, मतलब मोल जोल करते, उस वस्तु के मूल्य के बारे में वो मोल जोल करती है। ठीक है, साथ ही साथ बताएंगे पूर्ण प्रतियोगिता परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में प्राइस का मतलब मूल्य का निर्धारण जो होती है कि उस वस्तु का डिमांड और सप्लाई जहाँ पे इक्वल होती है वहीं पे मूल्य का निर्धारण की जाती है। क्यों? क्योंकि डिमांड का मतलब ये कि जब कोई उपभोक्ता या कंज्यूमर उस वस्तु को खरीदने के लिए तैयार होती है वो मात्राएं उस लेवल, और साथ साथ जब कोई सप्लायर जो उत्पाद है अपने उत्पादक को बेचने के लिए रेडी होता है, उस दोनों लेवल जहाँ पे मैच करती है उस लेवल पे मूल्य का निर्धारण की जाती है। यहाँ तक आप आराम से लिखेंगे। उसके बाद फिर आप बताएंगे कि परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस का मतलब कि प्राइस को डिटर्मिनेशन मूल्य को निर्धारित करने के लिए 3 सिद्धांत दिया गया है, और सिद्धांत आप लिखेंगे और सिद्धांत के बारे में 1 बाय 1 करके आपको एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। आई होप कि शायद आप लोग मेरी बातों को यहाँ तक समझ गए होंगे, इसलिए मैं आप आगे चलता हूँ। ठीक है, तो वो सिद्धांत सबसे पहले मैं आपको लिखाऊंगा। तो देखिए, 3 चीज़ है प्राइस को डिटर्मिनेशन करने के लिए, 3 चीज़ें, वहाँ वो चीज़ लिख करके आपको लिखना पड़ेगा। मूल्य को निर्धारित करने के लिए पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में निम्नलिखित 3 सिद्धांतों को प्रतिपादन किया गया है। तो देखिए, 3 क्या क्या सिद्धांत है। पहला कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन
कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थ्योरी ऑफ फर्म, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मैं मार्कर चेंज कर ले रहा हूँ, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थ्योरी ऑफ, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थ्योरी ऑफ वैल्यू पहला। मैं यहाँ से लिख रहा हूँ, शायद आप लोग को टेढ़ा दिखाई दे रहा होगा, मैं यहाँ से लिखने की कोशिश करूँगा। पहला है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थ्योरी ऑफ, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थ्योरी ऑफ वैल्यू, पहला ये है। दूसरा है मार्जिनल मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी थ्योरी ऑफ वैल्यू, मार्जिनल यूटिलिटी थ्योरी ऑफ वैल्यू। और तीसरा है जनरल थ्योरी ऑफ वैल्यू। अब देखिए क्या समझे कि आपको क्वेश्चन यदि एग्जाम में यदि आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस का डिटर्मिनेशन किस तरह होती है, तो आप लिखेंगे पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में। सबसे पहले लिखेंगे पूर्ण प्रतियोगिता बाजार उस बाजार को कहा जाता है जहां पे बहुत सारे क्रेता और विक्रेता उपस्थित होती है तथा उस वस्तु के मूल्य के बारे में मोल जोल मतलब भेदभाव करता है, मोल जोल करता है, उसे हम पूर्ण प्रतियोगिता कहते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में उस वस्तु का मूल्य में एक समानता पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे क्रेता और विक्रेता उपस्थित होती है और प्रत्येक क्रेताओं को इस बात की पूर्ण जानकारी होती है कि इस वस्तु का क्या मूल्य है। साथ ही साथ प्रत्येक बाजार में उपस्थित विक्रेताओं को भी उस वस्तु उस प्रोडक्ट के बारे में प्राइस का जानकारी होती है कि कौन फर्म कितना में उस प्रोडक्ट को सोल्ड कर रही है, ठीक ना। इसलिए पूर्ण प्रतियोगिता में मांग की लोच पूर्णतया होती है, पूर्ण मांग की लोच होती है, लोचशील होती है, यानी कि इलास्टिक ग्रेटर देन होती है। क्यों? क्योंकि मूल्य में यदि 1-2 रुपया भी डिफरेंस करेंगे तो आपको मांग में काफ़ी डिफरेंस हो जाती है। क्यों? क्योंकि अगर आप चीनी मार्केट 40 रुपीज़ का मैंने एग्जांपल दिया था केजी होगा, अगर उसको 42 में सोल्ड करेंगे तो आपको बिक्री बंद हो जाएगी। तो देखिए 2 अब बढ़ा है लेकिन बिक्री कितना कम हो गया, तो इसलिए इसको बोला गया लोचपूर्ण होती है, इलास्टिक उसको ग्रेटर देन होती है, ठीक ना। आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ गए। साथ ही साथ आप ये बताएंगे कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में वस्तु का मूल्य का निर्धारण उस लेवल पे होती है जहाँ पे उस वस्तु की मांगी गई इकाई तथा उस वस्तु की सप्लाई जो पूर्ति जहाँ पे दोनों इक्वल होती है मतलब बराबर होती है, वहाँ पे वस्तु का मूल्य का निर्धारण की जाती है। मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद एक डायग्राम भी बनानी है, इस चीज़ को लिखने से पहले फिर एक डायग्राम बनाना पड़ेगा आपको कि परफेक्ट कंपटीशन में यहाँ पे डायग्राम बना दे रहा हूँ, इस चीज़ को बाद में लिखना है, ठीक है। डायग्राम ये मैं बना देता हूँ कि इस तरह से आपको एक डायग्राम होगा, ठीक है। देखिए लॉ ऑफ डिमांड में यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे मैं यूनिट लिखूँगा 1 2 3 4 5, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ मूल्य है 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, ठीक है। यहाँ पे तो देखिए डिमांड कर्व आपको तो ऐसे आएगा, ऐसे चला जाएगा, ये आपको डिमांड कर्व हुआ। और आपको सप्लाई ऐसे जाएगा, ठीक है, ये सप्लाई है। तो इस लेवल पे देखिए यहाँ पे जो है इस लेवल पे
मूल्य का निर्धारण होगा, मतलब कि डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। ठीक है, आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ पा रहे होंगे। ठीक है, ये डिमांड हो गया, ये सप्लाई हो गया। यहाँ पे इस लेवल पे जा कर के मूल्य को निर्धारण किया जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि बायर जो होती है मैक्सिमम उतना में परचेज करना चाहती है जो उसका उपयोगिता हो, उस वस्तु को जितना उपयोगिता होती है, सीमांत उपयोगिता उतना देने के लिए वह रेडी होती है। साथ ही साथ आपको उपभोक्ता जो होती है, जो सप्लायर, जो उपभोक्ता नहीं, प्रोड्यूसर जो होती है, जो सप्लायर होती है, वो कम से कम उतना में बेचना चाहेगा जितना उस वस्तु की लागत है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। ठीक ना, तो इसलिए जहाँ पर डिमांड और सप्लाई इक्वल होती है उस लेवल पे हम लोग वस्तु को सोल्ड करते हैं। ठीक है, आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। अब वो डायग्राम वहाँ पे आपको बता देनी है। साथ ही साथ ये तो डायग्राम हुआ, उसके बाद ये डिमांड, उसके बाद आपको डायग्राम होगा, डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व के थ्रू बता दिए। उसके बाद आपको ये बता देना है, एक शेड्यूल बना करके इस तरह से बता देना होगा कि मानकर चलिए ये प्रोडक्ट है। ठीक है, इस प्रोडक्ट को मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे यूनिट्स है, यूनिट मान कर चलिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। ठीक, यहाँ पे डिमांड जो हो रही है, डिमांड में डी लिखता हूँ, dx, dx का मतलब हुआ कोई x कमोडिटी का डिमांड है। ठीक है, यूनिट है, 1 यूनिट 2 यूनिट है, तो मान कर चलिए इसका मैं प्राइस दे रहा हूँ, प्राइस। ठीक है, 1 यूनिट पे इसका प्राइस था 50 रुपया, जब प्राइस था तो 1 यूनिट परचेज हो रहा था। अगर इसको प्राइस 40 रुपीज़ कर दिया गया तो 2 यूनिट हो गया, 30 रुपीज़ कर दिया गया तो इसका क्या होगा, 3 यूनिट्स हो रहा है। उसके बाद इसको 20 किया जा रहा है, उसके बाद इसको 10 कर दिया जाएगा तो 5 यूनिट डिमांड होती है। आप समझिए ज़रा बात को। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, सप्लाई जो है, सप्लाई में उल्टा होगा। यहाँ पे 1 यूनिट पे 10 है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 30 होगा, यहाँ पे 40 होगा, यहाँ पे 50 होगा। ठीक है, मतलब कि अगर एक सप्लाई अगर 10 जब प्राइस है तो सप्लाई 1 यूनिट किया जाएगा। ठीक है, अगर हम 20 रखते हैं तो 2 यूनिट। तो इस तरह से देखिए आपको यहाँ पे 3 यूनिट्स पे आपको डिमांड और सप्लाई इक्वल हो गया। यहाँ पे प्राइस को डिटर्मिनेशन किया जाएगा, प्राइस का डिटर्मिनेशन होगा 3 यूनिट्स पे जा कर के इसका ये किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिए डिमांड, प्राइस नहीं, यहाँ पे कर दिए डिमांड, सबसे अच्छा डिमांड और सप्लाई हो गया, यहाँ पे प्राइस कर दीजिए। ठीक है, चूँकि देखिए अब हो गया शूट किया, चूँकि देखिए प्राइस जैसे जैसे बढ़ता है तो देखिए डिमांड घटते चला जाता है, लेकिन प्राइस जैसे जैसे बढ़ता है तो सप्लाई बढ़ता है। चूँकि कोई भी प्रोड्यूसर चाहता है कि हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट ले, तो देखिए प्राइस 1 रुपीज़ था तो डिमांड था 50, अगर प्राइस बढ़ के हो गया 2 रुपीज़, ठीक है, मैं कर दिया उस प्रोडक्ट का, तो डिमांड घट के हो गया 40। अगर मैं प्राइस 3 किया तो हो गया 30, फिर 4 किया तो डिमांड घट के हो गया 20। इस तरह से घटते चला जाएगा। लेकिन सप्लाई में उसका उल्टा होता, अपोजिट होता है, क्योंकि प्रोड्यूसर ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट लेना चाहेगा। जब प्राइस 1 रुपीज़ था तो सप्लायर 10 सप्लाई कर रहा था, अगर 2 हुआ तो 20 करना स्टार्ट किया, 3 था तो इन दोनों को मैच हो गया, तो वहीं पे प्राइस का डिटर्मिनेशन होता है। अब उसके बाद लिखेंगे कि परफेक्ट कंपटीशन में, ठीक ना, प्राइस को, मूल्य को निर्धारण करने के लिए 3 सिद्धांत दिया गया है। पहली सिद्धांत जरा समझिए, पहला जो सिद्धांत है इसको आप लोग अच्छे समझेंगे। पहला जो सिद्धांत है क्लासिकल इकोनॉमिक दिए थे, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट
इकोनॉमिस्ट, ठीक ना। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कौन दिए थे? तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट में आपको थे एडम स्मिथ जी थे, एडम स्मिथ, ठीक है, रिकार्डो और मिल, प्रोफेसर मिल थे। क्या समझे? देखिए, जो प्राइस को डिटर्मिनेशन में जो थ्योरी दिया गया था, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थ्योरी ऑफ फर्म, ठीक है, वस्तु उत्पादन का सिद्धांत में उन्होंने बताए थे कि सबसे पहले क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जो प्राचीन काल के जो अर्थशास्त्री थे, उन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किए थे, जिसमें आपको आते हैं एडम स्मिथ और रिकार्डो और मिल। उन्होंने बताए थे कि कोई भी उत्पादक अपने उत्पाद को उतना में कम से कम बेचना चाहेगा जितना कि उसका उस वस्तु का लागत होता है। अपने लागत को देखते हुए उस वस्तु को वह बेचने के लिए तैयार होती है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये था कि यहाँ पे डिमांड पे फोकस नहीं दे करके सप्लाई के बारे में फोकस किया गया है। यहाँ पे डिमांड को गौण रखा गया है। इस सिद्धांत से स्पष्ट होता है स्टडी करने के बाद कि यहाँ पे डिमांड का महत्व नहीं दे करके सप्लाई को दिया गया है, ठीक है, सप्लाई को महत्व दिया गया है, इम्पोर्टेंस दिया गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रोड्यूसर अपना हित के बारे में सोच रहा है। क्या लिखेंगे? देखिए, अच्छे से लिखिए, क्योंकि बोर्ड पे देखिए सारा चीज़ लिखना संभव नहीं। क्या लिखेंगे कि इस सिद्धांत का प्रतिपादन प्राचीन काल के अर्थशास्त्री यानी कि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट एडम स्मिथ, रिकार्डो तथा मिल साहब ने दिए थे। उन्होंने बताए थे कि कोई भी वस्तु का मूल्य के निर्धारण उस लेवल पे किया जाएगा जहाँ पे कोई भी उत्पादक मतलब कि प्रोड्यूसर अपने वस्तु को बेचने के लिए तैयार होगा। साथ ही साथ वह न्यूनतम लागत पर बेचेगी जितना उस वस्तु को उत्पादन लागत होती है। मतलब कि उत्पादन लागत को मद्देनज़र ध्यान में रखते हुए कोई भी उत्पादक अपने वस्तु को बेचने के लिए तैयार होगी। साथ ही साथ इस सिद्धांत में, इस थ्योरी को स्टडी करने से पता चलता है कि इस थ्योरी का प्रतिपादन में सिर्फ सप्लाई को इम्पोर्टेंस दिया गया, सप्लाई को महत्व दिया गया, पूर्ति को महत्व दिया गया है और डिमांड मतलब मांग को गौण रखा गया है। इसलिए इस सिद्धांत को उतना प्रचलित में नहीं था। मूल्य को निर्धारित करने में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थ्योरी ऑफ वैल्यू को उतना महत्व नहीं दिया जाता है। क्यों? क्योंकि बाज़ार में कोई भी वस्तु का मूल्य तब निर्धारण होगा कि जब कोई प्रोड्यूसर उस लेवल पे बेचने के लिए रेडी होगा, साथ साथ कंज्यूमर उस वस्तु को, उस प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए रेडी होगा, तभी उस चीज़ का मूल्य को निर्धारण होगा। नहीं तो क्या होगा कि प्रोड्यूसर का जितना मर्जी उतना प्राइस रख लेगा और कंज्यूमर परचेज कर लेगी, तो ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ व्यू से सप्लायर को ही फायदा होगा। इसलिए क्या समझे? इसका मतलब मैं फिर से और बता रहा हूँ कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थ्योरी ऑफ वैल्यू का प्रतिपादन प्राचीन अर्थशास्त्री अर्थात क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जैसे एडम स्मिथ, रिकार्डो तथा प्रोफेसर मिल जी ने दिया था। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इस सिद्धांत में ये बताया गया था कि कोई भी वस्तु का मूल्य का निर्धारण उस लेवल पे किया जाता है जिस लेवल पे उस वस्तु को बनाने का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है। मतलब उस वस्तु का उत्पादन लागत जितना होती है, उस लागत के बराबर उस वस्तु का मूल्य को निर्धारित किया जाता है। साथ ही साथ उस वस्तु की लागत को ध्यान में रखते हुए कोई भी उत्पादक अपने वस्तु को बेचने के लिए तैयार होती है या रेडी होती है। साथ ही साथ इस सिद्धांत में कोई भी पूर्ति को महत्व दिया गया अर्थात सप्लाई को महत्व दिया गया है और डिमांड जो मांग है उसको गौण रखा गया है। इसलिए इस सिद्धांत उतना प्रचलित में नहीं है और उतना बढ़िया नहीं है। ठीक है, आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। देखिए, मैं जो बोल रहा हूँ उसी को आप लोग नोट भी करेंगे, क्योंकि देखिए इतना चीज़ जो मैं बोल रहा हूँ ये लिखना संभव नहीं, एकदम मैं सटीक भाषा में बता रहा हूँ ताकि आप लोग आसानी से लिख पाइएगा। जहाँ पे आपको लिखने में त्रुटि हो रही है तो मेरा वीडियो को रोक करके लेकिन नोट्स बुक जरूर बनाएंगे ताकि आपको फ़ायदा करेगा कि नहीं सर ने ज़रूर हमको बताए थे। साथ ही साथ मैं और बता दूँ कि जो भी पीजी का स्टूडेंट है जो अभी मेरे वीडियो को देख रहे हैं,
प्लीज़ मैं उनसे रिक्वेस्ट ये करूँगा कि आप नोट बना कर रखेंगे, ताकि यूजीसी नेट का आप एग्जामिनेशन देंगे तो आपको बहुत ही फ़ायदा करेगा। इसलिए कि मैं यूजीसी नेट वाले को भी मैं पढ़ाता हूँ, तो ये सारा वीडियो वहाँ पर इम्पोर्टेंस रखता है। ये सारा क्लासेज इन द सेम, जैसे पीजी में क्लासेज इन द सेम वे, यही सब टॉपिक आपको यूजीसी नेट में फ़ायदा करेगा। बहुत सारे ऐसे भी है कि एडम स्मिथ, इनमें से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थ्योरी ऑफ वैल्यू का प्रतिपादन कौन सा साइंटिस्ट ने किया था, कौन इकोनॉमिस्ट ने किया था? ऑप्शन आ जाएगा एडम स्मिथ, ऑप्शन सही होगा, या रिकार्डो आएगा या प्रोफेसर मिल आएगा। तो इस तरह से इस सारी चीज़ों का आप नोट करके रखेंगे, आपको अभी से लेकर के कंपटीशन तक काफ़ी फ़ायदा करेगा। ये नहीं कि सिर्फ अभी ही फ़ायदा करेगा। तो मैं सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। अब मैं इस सिद्धांत पे चलता हूँ, ठीक है। मैं इसको मिटा रहा हूँ, एकदम आराम से पढ़ेंगे और आराम से हम लोग समझेंगे भी। आप देखेंगे इस थ्योरी का प्रतिपादन जेवंस किए थे, प्रोफेसर जेवंस। प्रोफेसर जेवंस जी किए थे। आप देखिए मार्जिनल यूटिलिटी थ्योरी ऑफ वैल्यू। देखिए परफेक्ट कंपटीशन में मूल्य का निर्धारण करने के लिए प्रोफेसर जेवंस जी भी अपना सिद्धांत का प्रतिपादन किए थे। उन्होंने बताया थे कि कोई भी वस्तु का मूल्य का निर्धारण तब किया जाएगा जितना उस वस्तु का उपयोगिता है, सीमांत उपयोगिता जितना ज़्यादा होगा उस वस्तु को, उसका मूल्य उतना ही ज़्यादा होगा। मतलब ये कि कोई भी उपभोक्ता या कंज्यूमर, कोई भी कंज्यूमर या उपभोक्ता तब कोई वस्तु को खरीदने के लिए या उपभोग करने के लिए तैयार होती है जितना उसके लिए सीमांत उपयोगिता है। सीमांत उपयोगिता के बराबर उस वस्तु का मूल्य का निर्धारण किया जाता है। क्या समझे? लिखेंगे मार्जिनल यूटिलिटी थ्योरी ऑफ वैल्यू का प्रतिपादन प्रोफेसर जेवंस जी किए थे। उन्होंने बताए थे कि परफेक्ट कंपटीशन में वस्तु का मूल्य का निर्धारण उस लेवल पे किया जाता है जिस लेवल पे उस वस्तु का सीमांत उपयोगिता जितनी होती है उतना ही उस वस्तु का मूल्य का निर्धारण की जाती है। साथ ही साथ कोई भी उपभोक्ता उस वस्तु को उतना में खरीदने के लिए परचेज करने के लिए उतना में खरीदने के लिए तैयार होती है जितना उस वस्तु का उपभोक्ता सीमांत उपयोगिता हो। सीमांत उपयोगिता के बराबर ही कोई भी उपभोक्ता उस वस्तु को खरीदने के लिए तैयार होती है, मतलब एबल होता है। साथ ही साथ इस सिद्धांत को स्टडी करने से हमें ये पता चलती है कि इस सिद्धांत में डिमांड को ज़्यादा महत्व दिया गया है, मतलब किसी वस्तु की मांग की ज़्यादा महत्व दी गई है उसके पूर्ति की अपेक्षा, जबकि ये भी सिद्धांत पूर्ण रूप से सही नहीं है। क्यों नहीं है सही? क्योंकि कोई भी वस्तु का सिर्फ उपयोगिता के हिसाब से ही उसका मूल्य को निर्धारण कर लिया जाए तो उपभोक्ता को तो लॉस होगा ना। चूँकि उपभोक्ता बोले उत्पादक को लॉस होगा। क्यों? क्योंकि उस वस्तु का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा होगा और उसका उपयोगिता कम होगा, तो क्या होगा? वहाँ पे लॉस होगा। तो लॉस पे तो बेचेगा नहीं, जितना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा उससे मिनिमम प्राइस होगा ना उत्पादक के लिए। उत्पादक के लिए वो मिनिमम प्राइस होती है, उस मिनिमम प्राइस से कम पे वो बेचने के लिए तैयार नहीं होगी। तो कंज्यूमर रेडी है कम पे खरीदने के लिए और बेचने वाला उतना बेचने के लिए रेडी ही नहीं है, तो मूल्य को निर्धारण कैसे की जाएगी? तो इससे यह स्पष्ट होती है कि इस सिद्धांत का जो जेवंस जी सिद्धांत का प्रतिपादन किए थे यह भी उतना अच्छा सिद्धांत नहीं था। क्यों? क्योंकि वस्तु का मूल्य का निर्धारण वहाँ पे होनी चाहिए जहाँ पे उस वस्तु की मांगी गई मात्रा तथा उस वस्तु को पूर्ति की गई मात्रा दोनों इक्वल होगी, तभी उस वस्तु का मूल्य का निर्धारण की जाएगी। ठीक है, अतः हम कह सकते हैं कि यह सिद्धांत भी उतना अच्छा नहीं है। इसलिए तीसरा और सिद्धांत आ गया। देखिए तीसरा कौन सिद्धांत? इसमें क्या था? आपको इम्पोर्टेंस दिया गया था इसमें किसी का? डिमांड का। इम्पोर्टेंस जो था इसमें इम्पोर्टेंस दिया गया था आपको डिमांड का। डिमांड ऑफ कमोडिटी। उस कमोडिटी के डिमांड पे इम्पोर्टेंस दिया गया था, मतलब उपयोगिता ज़्यादा, मतलब डिमांड तभी ज़्यादा हो सकती है।
अब देखिए जनरल थ्योरी ऑफ वैल्यू, ये सबसे बेस्ट, ये क्या है, बेस्ट थ्योरी है, बेस्ट थ्योरी है। इसका प्रपोनेंट किए थे, प्रतिपादन प्रोफेसर मार्शल जी किए थे, प्रोफेसर मार्शल। प्रोफेसर मार्शल जी किए थे, बेस्ट थ्योरी है, ये प्रोफेसर मार्शल जी किए थे। यहाँ पे क्या हुआ था, जहाँ पे डिमांड, टोटल डिमांड इक्वल टू टोटल सप्लाई जहाँ पे बराबर होगा, वहीं पे वस्तु का मूल्य का निर्धारण की जाएगी। देखिए अब क्या हम लोग लिखेंगे, देखिए लिखने का तरीका से हम लोग लिखेंगे जनरल थ्योरी ऑफ वैल्यू। जनरल थ्योरी ऑफ वैल्यू मूल्य का निर्धारण करने वाला सबसे बढ़िया और सबसे अच्छा सिद्धांत है। यह सिद्धांत प्रोफेसर मार्शल जी के द्वारा दिया गया था। उन्होंने इस सिद्धांत में बताए थे कि परफेक्ट कंपटीशन में मूल्य का निर्धारण वहाँ पे किया जाएगा जहाँ पे उस वस्तु की मांगी गई मात्रा तथा उस वस्तु को सप्लाई की गई, मतलब पूर्ति की गई मात्रा जहाँ पे बराबर हो, उस लेवल पे, उस क्वांटिटी का लेवल पे उस वस्तु का मूल्य का निर्धारण की जाएगी। आई होप कि आप लोग समझ गए, ठीक है। और किसी भी वस्तु का निर्धारण मूल्य का वहीं पे होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड में क्या होता है, देखिए मैं बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट के साथ। देखिए ये लिखिएगा, ये 4-5 पेज में हो जाएगा आंसर। आप लोगों को लग रहा होगा कि छोटा सा, लेकिन नहीं। अब देखिए उसको और साथ में लिखिएगा। देखिए कोई भी वस्तु में देखिए क्या होता है एक्चुअली, कि जो भी सप्लायर होता है वो कोशिश करता है, देखिए जो सप्लायर है, जो प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर चाहता है, प्रोड्यूसर जो होता है, ठीक है, वो चाहता है उस वस्तु का जितना ज़्यादा से ज़्यादा दाम में बिके, मतलब जितना ज़्यादा से ज़्यादा दाम में बिके वो कोशिश करता है। और जो परचेजर है, जो बायर है, जो कंज्यूमर है, उपभोक्ता है, वो कंज्यूमर चाहता है कि जितना सस्ता में से सस्ता हो उस वस्तु को हम लोग खरीद लें, ठीक है। तब खुद सोचिए, ये कभी पॉसिबल नहीं होगा कि उस वस्तु का मूल्य का निर्धारण किया जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं परचेज करने वाला हूँ, मैं एक प्रोड्यूसर हूँ, मान कर चलिए। मैं सोच रहा हूँ कि इस वस्तु को जितने ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो उतनी मात्रा में मैं बेचूंगा, उतना ही ज़्यादा रेट में, उतना ही ज़्यादा मूल्य में मैं बेचूंगा। लेकिन जो उपभोक्ता है, जो कंज्यूमर है, वो सोच रहा है कि मैं कोई भी वस्तु का जितना से ज़्यादा कम मूल्य है उतना में मैं खरीदूँगा। तो खुद सोचिए, मेरा ऊपर की तरह सोच है, ऊपर भाग रहा है मेरा सोच, उसका नीचे की ओर आ रहा है। तो ये कभी संभव ही नहीं है कि उस वस्तु को बेचा जा सकता है। मैं बोलूँगा उस वस्तु का दाम 100 रुपीज़, कंज्यूमर बोलेगा 50 रुपया में दोगे भाई, तो बात तो बनेगा नहीं। देखिए कहाँ पे तब बात बनेगा। तो प्राइस को डिटर्मिनेशन करने के लिए क्या होती है कि जो प्रोड्यूसर है, जो मैक्सिमम अपना प्राइस रखा है 100 रुपया, उसको बोला जाएगा कि भाई तुम अपने मिनिमम लेवल पे आओ। मिनिमम लेवल का मतलब सपोज दैट उस वस्तु को उसको बनाने में लगा होगा 60 रुपया या 55 रुपया लगा होगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो बोला जाएगा कि तुम मिनिमम 60 रुपया अगर तुम्हारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है तो 60 रुपया तक का तुम कम से कम आ सकते हो। और जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर को बोला जाएगा कि भाई तुम्हारा मैक्सिमम मार्जिनल यूटिलिटी कितना है, कितना तुम्हारा यूटिलिटीज़ है, मतलब उपयोगिता इस वस्तु के लिए तुम्हारा कितना इम्पोर्टेंस है, कितना इम्पोर्टेंस है उतना दाम में और बढ़ने की तुम कोशिश करो। वो बढ़ेगा, कहेगा 60 तक जाएंगे। अब 60 तक आकर के मामला फंस गया। 60 में ये मामला फंस गया कि कंज्यूमर देने के लिए रेडी नहीं है और सप्लायर बोल रहा है कि भाई मेरा वो तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही है, मेरा जो इतना एफर्ट्स लगा है उसका क्या वैल्यू होगा। तो वो क्या करेगा कि भाई कहेगा कि ठीक है, कंज्यूमर को बोलेगा कंज्यूमर जी थोड़ा और ऊपर आप बढ़िए, ठीक ना, और मैं थोड़ा और 100 से और 75 से और नीचे आ रहा हूँ। तो जहाँ पे मान कर चलिए ये कंज्यूमर क्या करेगा, सपोज दैट 50 से 75 जाएगा, वो प्रोड्यूसर क्या करेगा 100 से 75 आएगा, बीच में आएगा, एक मैच करेगा, वहीं पे उस वस्तु का मूल्य का निर्धारण कर दिया जाएगा और उतना ही उस वस्तु का मूल्य का वैल्यू होगा। आई होप कि आप लोग यहाँ तक आराम से समझ गए होंगे। मेरे समझ से किसी प्रकार का इशू नहीं होनी चाहिए। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे।
ये टॉपिक आज का मैं इतना ही रहने देता हूँ। चूँकि थ्योरेटिकल क्लासेज है, सभी लोग ज़्यादा देर वीडियो नहीं देख पा रहे होंगे कहीं, तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि उतना देर वीडियो बने जितना देर आप लोग एकदम इंटरेस्टिंग के साथ, एक्साइटमेंट के साथ उस वीडियो को वॉच कीजिए और उसको अच्छे ढंग से समझिए, कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। जहाँ पे दिखते होगी फिर से उस पर कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट कीजिए कि सर मुझे यहाँ पे परेशानी हुई, मेरा कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर नहीं हुई, तो मैं फिर नेक्स्ट जब वीडियो लेकर के आऊँगा तो मैं इस बात को पहले कंसीडर करूँगा कि स्टूडेंट ने इस चीज़ के बारे में हमसे क्वेरी किया था, मैं पहले उस क्वेरी पे फोकस करूँगा, उसके बाद ही मैं नेक्स्ट टॉपिक पे मैं डिस्कस करने के लिए सोचूंगा। ठीक है, आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे आसानी से। ठीक है, एकदम मैं रिकॉल कर रहा हूँ, आपसे क्वेश्चन किया जाएगा कि पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य का निर्धारण कैसे की जाती है, मतलब प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन। तो सबसे पहले थोड़ा हम लोग क्या करेंगे, परफेक्ट कंपटीशन का झलक दे देंगे। बोलेंगे परफेक्ट कंपटीशन रिफर टू दी मार्केट सिचुएशन वेयर लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर अवेलेबल एंड सेलिंग होमोजीनियस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। In this market, price of the commodity are uniform, and in this market, demand curve, horizontal demand curve in this market. इस मार्केट में horizontal demand curve होगा। horizontal demand curve means where price is equal to average revenue is equal to marginal revenue। ठीक है, मतलब कि जहाँ पे प्राइस जो होगा एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू के इक्वल होगा, इसलिए इसका क्या होगा, डिमांड कर्व हॉरिजॉन्टल बनेगा, डिमांड कर्व। ठीक है, स्ट्रेट लाइन बनेगा। साथ ही साथ इस मार्केट के बारे में बताएंगे कि पूर्ण प्रतियोगिता परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस इलास्टिक होती है। परफेक्ट प्राइस इलास्टिक होती है। क्यों होती है परफेक्ट इलास्टिक? क्योंकि यदि मैं प्राइस में थोड़ा भी चेंज करूँगा तो उसके क्वांटिटी डिमांड में ज़्यादा चेंजेज होती है। साथ ही साथ इस मार्केट में हैवी कंपटीशन होती है। क्यों? क्योंकि ईच एंड एवरी बायर जो होती है, ईच एंड एवरी सेलर को पूर्ण नॉलेज होती है। ये आप सबसे पहले परफेक्ट कंपटीशन के बारे में डिफिनेशन दे देंगे, ताकि चेक करने वाला को पता चलेगा कि परफेक्ट कंपटीशन क्या है, वो उसके बारे में जानते हैं। अब एक बार मैं हिंदी में बोल रहा हूँ। बोलेंगे पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की उस दशा और उस स्थिति को बोला जाता है जहाँ पे बहुत सारे क्रेता और विक्रेता उपस्थित होती है और अपने समरूप वस्तु की उत्पादन करती है तथा अपने समरूप वस्तु की बिक्री करती है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में उस प्रोडक्ट को, उस उत्पाद का मूल्य जो होती है एक समान होती है, सभी सेलर के पास एक समान मूल्य पाए जाते हैं, इसलिए बोला गया यूनिफॉर्म प्राइस होती है। साथ ही साथ पूर्ण प्रतियोगिता में मांग की लोच पूर्णतया लोचदार होती है। पूर्णतया लोचदार मतलब परफेक्ट इलास्टिक होती है, पूर्णतया लोचदार होती है। मतलब ये कि मूल्य में थोड़ा भी चेंजेस करने से उसकी क्वांटिटी डिमांड मतलब मांगी गई मात्रा में काफ़ी चेंजेज हो जाती है। देखिए कितना अच्छा है। साथ साथ पूर्ण प्रतियोगिता का डेफिनेशन भी आपको आ जाएगी, समझ गए। साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य का, अब आएंगे पूर्ण पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे। पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य का निर्धारण उस वस्तु की मांगी गई मात्रा तथा उस वस्तु की पूर्ति की गई मात्रा जहाँ पे बराबर होती है तहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मूल्य का निर्धारण करेंगे। आई होप कि आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे। मतलब कि टोटल डिमांड इज इक्वल टू टोटल सप्लाई के बराबर होगा। मतलब कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से कम नहीं होनी चाहिए उसकी मूल्य, और मार्जिनल यूटिलिटी मतलब कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और मार्जिनल यूटिलिटी जहाँ पे बराबर होगी तहाँ पे मूल्य का निर्धारण की जाएगी। अब लिखेंगे कि पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य को निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित 3 प्रकार को सिद्धांत दिया गया है, जो निम्नलिखित इकोनॉमिस्ट अर्थशास्त्रियों के द्वारा दिया गया है। पहला में लिखेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थ्योरी ऑफ वैल्यू। ठीक है, अब इस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थ्योरी ऑफ वैल्यू को मैं डिफाइन करूंगा। मैं बताऊंगा कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थ्योरी ऑफ वैल्यू का प्रतिपादन प्राचीन अर्थशास्त्री तथा क्लासिकल इकोनॉमिस्ट प्रोफेसर एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो तथा प्रोफेसर मिल्स जी ने किए थे। उन्होंने बताए थे कि किसी भी वस्तु का मूल्य का निर्धारण उतना पे किया जाएगा जितना कि उस वस्तु की उत्पादन लागत होगा। साथ ही साथ उत्पादन लागत को देखते हुए कि कोई भी उत्पादक अपने मूल्य को निर्धारित करती है, साथ ही साथ अपने वस्तु को बेचने के लिए वह रेडी होती है। समझ गए यहाँ तक? मतलब क्या समझे
कि इस सिद्धांत के अंतर्गत इस सिद्धांत का प्रतिपादन प्राचीन अर्थशास्त्री तथा क्लासिकल इकोनॉमिस्ट प्रोफेसर आडम स्मिथ, प्रोफेसर डेविड रिकार्डो, प्रोफेसर मिल्स जी ने किए थे। उन्होंने बताए थे कि किसी भी वस्तु का मूल्य वह न्यूनतम होती है जितना कि उस वस्तु का कॉस्ट मतलब कि उत्पादन लागत होती है। उत्पादन लागत को देखते हुए कोई भी उत्पादक अपने वस्तु को बेचने के लिए तैयार होती है, अपने वस्तु को बेचने के लिए तैयार होती है। अर्थात इस सिद्धांत को देखने से यह पता चलती है, फिर लिखेंगे प्रारंभ चेंज करके, अर्थात इस सिद्धांत को देखने से ये पता चलती है कि इसमें सप्लाई अर्थात पूर्ति पे ज़्यादा बल दिया गया है, लेकिन डिमांड मतलब मांगी गई मात्राओं पे कम फोकस किया गया है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के हिसाब से मूल्य का निर्धारण किया गया है, जबकि ये नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को देखा जाएगा और उपभोक्ता के फेवर में उसकी डिमांड के बारे में नहीं देखेगा तो क्या होगा, मूल्य को निर्धारण करना संभव नहीं है। अतः ये जो सिद्धांत दिया गया है यह सिद्धांत पूर्ण रूप से सही नहीं है। तो दूसरा बताऊंगा मार्जिनल यूटिलिटी थ्योरी ऑफ वैल्यू। अब इसमें बताएंगे मार्जिनल यूटिलिटी थ्योरी ऑफ वैल्यू का प्रतिपादन प्रोफेसर जेवंस जी किए थे। उन्होंने बताए थे कि किसी भी वस्तु का मूल्य का निर्धारण उस वस्तु की सीमांत उपयोगिता के बराबर की जाएगी। जिस वस्तु का जितना सीमांत उपयोगिता ज़्यादा होगा उस वस्तु को उतना ही ज़्यादा मूल्य होगी। ठीक है, अपने वस्तु को उपयोगिता सीमांत उपयोगिता के हिसाब से ही उस वस्तु का मूल्य का निर्धारण की जाएगी। अर्थात इस सिद्धांत में किसी वस्तु की मांगी गई मात्रा अर्थात उसके मांग पे ज़्यादा बल दिया गया है, लेकिन पूर्ति पे बल नहीं दिया गया। अतः इस सिद्धांत को स्टडी करने से हम लोग ये कह सकते हैं कि यह भी सिद्धांत पूर्ण रूप से सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग सिर्फ डिमांड के बारे में बल दिए और सप्लाई के बारे में नहीं दिए। अब तीसरा लेंगे जनरल थ्योरी ऑफ वैल्यू। लिखेंगे जनरल थ्योरी ऑफ वैल्यू, यह मूल्य को निर्धारण करने वाला सबसे अच्छा सिद्धांत है जो यह दिया गया था प्रोफेसर मार्शल जी के द्वारा यह सिद्धांत को प्रतिपादन किया गया था। ठीक है, प्रोफेसर मार्शल जी ने जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थ्योरी और मार्जिनल यूटिलिटी थ्योरी था उन दोनों थ्योरी का कोऑर्डिनेशन करके कॉम्बिनेशन करके कोई भी वस्तु को मूल्य को निर्धारण करने वाले सिद्धांत को प्रतिपादन किया। उन्होंने बताया इसमें मार्जिनल यूटिलिटी किसी वस्तु का सीमांत उपयोगिता पे महत्व दिया गया, अर्थात यहाँ पर डिमांड की महत्व दिया गया था। इसमें किसी वस्तु का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे ध्यान दिया गया था, जिसमें मतलब कि यहाँ पे सप्लाई पे ध्यान दिया गया था। इन दोनों को कॉम्बिनेशन मतलब समन्वय करके उन्होंने बताया कि किसी भी वस्तु का मूल्य का निर्धारण वहाँ पर की जाएगी जहाँ पे उस वस्तु के मांगी गई मात्रा तथा उस वस्तु को पूर्ति की गई मात्रा जहाँ पर इक्वल अर्थात समान हो, उस समान स्थिति उस पॉइंट पे उस लेवल पे उस वस्तु का मूल्य का निर्धारण की जाएगी। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। देखिए मैं यहाँ पे इस तरह अच्छे ढंग से बताया ताकि आप लोग नोटबुक में नोट करेंगे। ठीक है, मेरे वीडियो को बैक करके 2 बार 3 बार देख करके आप अपने नोटबुक में नोट बनाएंगे और जो भी स्टूडेंट होंगे कोशिश ये करेंगे कि नोटबुक में लिख करके इतनी बातों को आप मेरे व्हाट्सएप पे भेजेंगे तो मुझे और खुशी होगा कि आप लोग मेरी वीडियो को अच्छे ढंग से देख करके अपने नोटबुक में नोट कर रहे हैं। तो मुझे खुशी होगी कि आप लोग कंसंट्रेशन के साथ मेरे इस वीडियो को इस क्लासेस को आप लोग देख रहे हैं, तो मुझे खुशी होगी। मैं एफर्ट के साथ मैं प्रॉमिस करता हूँ कि नेक्स्ट जो भी वीडियो होगा और ज़्यादा बेटर करने की कोशिश करूँगा। मेरा यही एक हॉबीज है कि आप लोग अच्छे से स्टडी कीजिए ताकि मेरा नाम सब जाने, ताकि मेरा कोई भी नाम ले तो एक रिस्पेक्ट के साथ नाम ले, मेरा नाम जान जाएंगे आप लोग, यही मेरे लिए काफ़ी होगी। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। थैंक यू। आज का क्लास में इतना ही पे एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच। ओके, बाय बाय।